भर्तरी राज ऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने के लिए ई कंटेंट्स में आए हैं। आप सभी लोगों को मैं सूचित कर दूं, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है और इसका द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध। इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का है, उत्तीर्णांक 36 अंकों का है तथा समय 3 घंटे हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसका पूर्णांक 100 अंकों का है, इसमें उत्तीर्णांक 36 अंकों के हैं तथा इसका समय 3 घंटे का है। छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 घंटे के अंतर्गत सारे प्रश्नों का वो उत्तर लिख सकें। इस तरह से उनको समय प्रबंधन करना चाहिए। प्रश्न पत्र का जैसा कि नाम है काव्य, काव्य का मतलब है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। संस्कृत साहित्य में सभी विधा के ग्रंथों को काव्य कहा गया है, लेकिन कुछ काव्य तो नाटक कहलाते हैं, कुछ काव्य शास्त्र कहलाते हैं, कुछ जो है अन्य कहलाते हैं। यहाँ पर काव्य और शास्त्र में अंतर है। काव्य तो केवल लौकिक विषयों को समाहित करते हुए, कथानक को समाहित करते हुए संस्कृति के बिंदुओं को व्याख्यायित करते हैं, लेकिन शास्त्र हमें किसी बिंदु विशेष या तत्व विशेष के विषय में आदेशित करते हैं। शासनात् शास्त्रम, तो धर्मशास्त्र शब्द 2 पदों से मिलकर बना है, धर्म और शास्त्र। धर्म का मतलब है ध्री धारणे धातु मनिन प्रत्यय, अर्थात किन्हीं विशिष्ट नियमों एवं आचरण को या सनातन धर्म के बिंदुओं को या किसी भी धर्म विशेष के तत्वों को अगर हम धारण करते हैं तो वह धर्म कहलाता है। और शास्त्र का मतलब है शासनात् शास्त्रम, जो आदेश देता है, जो धर्म के विषय में आदेश देता है और नियम स्थापित करता है, उस नियम के अनुकूल चलने के लिए निर्देशित करता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो धर्म के विषय में आदेश देने वाला, नियम प्रतिपादित करने वाला और नियमों के अनुसार चलने वाले शास्त्र का नाम है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र में एक बड़ा जो है शीर्षक है, उस धर्मशास्त्र के अंतर्गत अनेक ग्रंथ आते हैं। जैसे सारे स्मृति साहित्य धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। स्मृतियाँ भी 21 मानी गई है, बहुत सारी जगह बहुत अधिक भी मानी गई है। तो 21 स्मृतियों में धर्म के विषय में यानी कर्तव्य विवेको धर्म, इस परिभाषा के अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करना ही धर्म है। तो इन कर्तव्य और अकर्तव्य का मनुष्य के लिए करने योग्य कार्य कौन सा है और नहीं करने योग्य कार्य कौन सा है, इसका अगर उसको विवेक है तो उसको धर्म कहते हैं। और उसके विषय में जो आदेशित करता है, निर्णय करता है, अपना मत प्रस्तुत करता है और उसके अनुसार चलने के लिए हमें प्रेरित करता है, उस शास्त्र का नाम है धर्मशास्त्र। तथा इसमें तीसरी जो विधा है वह निबंध। निबंध का मतलब है अच्छी तरह पदावली का प्रयोग करते हुए, बंधी हुई पदावली का प्रयोग करते हुए किसी विषय का विवेचन संदर्भ सहित करना, वह निबंध कहलाता है। तो इसमें प्रश्न पत्र बड़ा अच्छा है और इसकी जो कंटेंट्स है या जो बिंदु हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो आगे की परीक्षाओं में भी, अगली कक्षाओं में भी ये उसमें सहायक होंगे। परीक्षण के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, चयन के तौर पर थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि विशाल साहित्य है। एक जो है ग्रंथ इसमें रख करके, उसका प्रतिनिधि ग्रंथ रख करके उसका अध्ययन यदि हम करेंगे तो विषय प्रवेश भी हो जाएगा और उसके आगामी जो साहित्य है उसके अध्ययन के लिए सामर्थ्य भी उत्पन्न होगी।
तो इसमें तृतीय वर्ष में प्रश्नों की 3 श्रेणियां हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसा कि सभी प्रश्न पत्रों में आता है, ये अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरे आते व्याख्यात्मक प्रश्न, एक श्लोक अथवा गद्य दिया जाएगा, उसकी व्याख्या संदर्भ सहित और प्रसंग सहित व्याख्या प्रस्तुत करनी होगी। तो दूसरी श्रेणी क्या है व्याख्यात्मक प्रश्न, जो कि आंतरिक विकल्पों सहित है। और तीसरे है विवेचनात्मक प्रश्न। विवेचनात्मक का मतलब कोई विषय वस्तु जो कि निर्धारित ग्रंथों में है वो आपको दी जाएगी विवेचन के लिए, आपको उसका विवेचन करना। विवेचन में वही बात ध्यान रखनी है कि जिसका विवेचन कर रहे हैं उसकी पूर्व भूमिका अगर कोई है या पूर्व सूचना कोई है तो उसको देनी चाहिए। फिर मुख्य विषय वस्तु का विवेचन करना चाहिए और उसमें निष्कर्षात्मक बिंदु प्रस्तुत करने चाहिए। तो इस 3 श्रेणी के प्रश्नों के अंतर्गत ही ये प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। इसमें पहला ग्रंथ जो सम्मिलित किया काव्य की श्रेणी से वह है रघुवंशम, रघुवंश का 6ठा सर्ग। रघुवंश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और इसमें 19 सर्ग है और यह लघुत्रयी में आता है। लघुत्रयी का मतलब है 3 ऐसे लघु महनीय ग्रंथ है जो कि संस्कृत जगत में जो है विशिष्ट महत्व रखते हैं, उसमें रघुवंश भी है। रघुवंश का जैसा नामकरण है रघु के वंश के आधार पर। रघु सूर्यवंश में राम के पूर्वज और दिलीप के पुत्र थे और अपने कार्यों से इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके कारण ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। इसके 6ठे सर्ग का अध्ययन इस क्रम में सम्मिलित किया गया। 6ठा सर्ग क्यों? क्योंकि इसमें इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन, इंदुमती महाराज दशरथ की माता और दशरथ के पिता श्री अज की पत्नी, उनके स्वयंवर का वर्णन है। और उसमें जो है इंदुमती के स्वयंवर के विषय में जो है पूरा सर्ग है। उसमें अज जो है दशरथ के पिता, उनका वर्णन है, दशरथ का भी वर्णन। इस तरह से यह महनीय सर्ग है और इसमें कवि ने जो है रस पेशलता और रस प्रक्रिया का समुचित निर्वहन किया है, इसलिए। और ये प्रौढ़ श्रेणी का ग्रंथ है। रघुवंश जो है महाकवि ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखा है, इसलिए इसमें उनके प्रारंभिक ग्रंथों की जो प्रयोग कौशल था उसकी जो है प्रौढ़ता इसमें परिलक्षित होती है, इसलिए महनीय ग्रंथ है। अब आगे जो है विशद जो सूचना है वो हम जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब जानकारी लेंगे। इसमें 2 तरह के प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें 4 आएंगे जो कि प्रत्येक 2 अंकों के हैं। कुल 8 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और व्याख्यात्मक प्रश्न भी 2 हैं जो प्रत्येक 6 अंकों के। इस प्रकार कुल 12 अंकों की व्याख्यात्मक प्रश्न हैं। 12 और 8 मिलाने पर 20 अंकों का यह ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसका कि सम्यक अध्ययन अपेक्षित है। दूसरा महनीय ग्रंथ है विदुर नीति। महाभारत का एक अंश है, नीति ग्रंथों का एक महनीय काव्य है। नीति का मतलब है नी धातु ले जाना और कृतिन प्रत्यय, यानी जो सन्मार्ग पर ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको नीति कहा गया। तो विदुर नीति में जो दिग्भ्रमित व्यक्ति है या जो अपने सांसारिक व्यवहार को नहीं जानने वाला है उसको सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करने के वाक्यों युक्त ये ग्रंथ है। और विदुर जैसा नाम हमने सुना महाभारत में, महात्मा विदुर जो है नीतिज्ञ थे, अत्यंत प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने नीति में सारी बातों को, जीवन के क्रम को वहाँ रखा है कि किस प्रकार से मनुष्य को आचरण करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और अन्यान्य प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार विदुर नीति का 34वां अध्याय, महाभारत का अध्याय 34वां आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। महाभारत जैसा कि पता है इसको एक दूसरा नाम भी है शतसहस्र संहिता, जिसमें 100,000 श्लोक है, यानी 1,00,000 श्लोकों का महनीय ग्रंथ है। और इसमें जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में संपूर्ण बातें कही गई है। इसलिए कहा भी गया धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच भरतर्षभ यद इहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्।
धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जो महाभारत में है वही दूसरी जगह उपलब्ध होता है, जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। दूसरा ये चूँकि युद्ध से संबंधित है और युद्ध में हमेशा वीर जो है रस प्रवाहित होता है, इसलिए इसको वीर काव्य भी कहा गया है। और ये चूँकि सबसे प्रारंभ में रचा गया, इसके आधार पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन संस्कृत जगत में हुआ, साहित्य जगत में हुआ है, काव्य जगत में हुआ है, इसलिए इसको उपजीव्य काव्य भी कहते हैं। इसमें एक संवाद मिलता है, विरोचन सुधन्वा का संवाद। विरोचन प्रहलाद का पुत्र और सुधन्वा एक ब्राह्मण पुत्र, इन दोनों का संवाद होता है केशिनी नामक जो है राजकुमारी को लेकर के, उसके स्वयंवर को लेकर के। तो इन दोनों के मध्य में संवाद होता है और निर्णय के लिए वह अपने पिता प्रहलाद के पास जाते हैं। तो प्रहलाद को सत्य का साथ देना होता है, इसलिए वह सुधन्वा का पक्ष लेता है, अपने पुत्र विरोचन का नहीं। ये आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही संकेत काफ़ी है। अब इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो दो प्रकार के हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के। इस प्रकार 8 अंकों का कुल लघुत्तरात्मक प्रश्नों का वर्ग है। और दूसरे व्याख्यात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 7 अंकों का, तो 7 अंक उसके, और 8 और 7 15 अंकों का कुल मिलाकर के ये ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तीसरा ग्रंथ है आपके इस कोर्स में बालकांड प्रथम सर्ग। ये रामायण का बालकांड, रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नाम का ग्रंथ है, जिसका बालकांड का प्रथम सर्ग आपके इस कोर्स में सम्मिलित किया गया। 7 कांड है जैसा हम जानते भी हैं, लेकिन पहले कांड का पहला सर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस रामायण का एक दूसरा नाम भी है चतुर्विंशति सहस्री संहिता, यानी 24,000 श्लोकों की संहिता। तो 24,000 श्लोक इसमें सम्मिलित किए गए हैं और गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से एक एक सर्ग का प्रारंभ होता है। तो रामायण का ये जो बालकांड का प्रथम सर्ग है ये आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया है। इसमें भगवान राम की विशिष्टताओं का और सूर्यवंश की और रघुवंश की जो विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे और वो इतने प्रसिद्ध क्यों हुए और रघुवंश इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, इसके विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। रामायण का चूँकि ये भी युद्ध से संबंधित है, राम रावण के युद्ध से संबंधित है, इसलिए भी इसको वीर काव्य कहा गया है। और रामायण के आधार पर अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे गए संस्कृत साहित्य जगत में, काव्य जगत में, इसलिए इसको उपजीव्य काव्य भी कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। आदि कवि का मतलब है जो सबसे प्रारंभ के कवि, अर्थात इससे पूर्व में यानी रामायण की रचना से पूर्व संस्कृत साहित्य जगत में वेद और शास्त्रों का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य का जो कि वैदिक संस्कृत में रचे गए हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत का और लौकिक छंद में रचना का सबसे पहला ग्रंथ रचा गया रामायण। इसलिए रामायण को रचने वाले जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनको आदि कवि कहा गया है और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। यह कुल 20 अंकों का आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपके कोर्स में आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 आएंगे आपके कोर्स में जो कि 2-2 अंकों के हैं, 8 अंकों के कुल है, और व्याख्यात्मक 2 प्रश्न आएंगे जो कि 6-6 अंकों के हैं। इस प्रकार 12 अंकों के व्याख्यात्मक प्रश्न। तो 12 और 8 20 अंकों का यह पाठ्यक्रम में आपके सम्मिलित किया गया है महनीय ग्रंथ, जिसका अध्ययन आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी है। चौथा ग्रंथ जो आगे रखा गया बहुत रोचक है, कथा साहित्य का जो महनीय ग्रंथ है पंचतंत्र, जिसमें अपरीक्षित कारकम ऐसा आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया। पंचतंत्र कथा साहित्य का विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है, जिसने पशु कथाओं को एक संक्षेप में और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है और प्रत्येक कथा के अंत में एक नीति वाक्य दिया गया है। वो उस कथा का सार भी है और संसार में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए उसका एक दर्पण भी है। इस प्रकार कथा सुनने के बाद रोचक है कथाएं, पशु जो है आपस में बात करते हैं
और अपने क्रियाओं से या अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए, और अंत में निष्कर्षात्मक रूप से जो है कवि ने वहाँ पर एक श्लोक दिया है। और उस श्लोक को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हम जीवन क्रम को आसानी से, जीवन प्रक्रिया को आसानी से गतिमान कर सकते हैं। तो ये पंचतंत्र जो है वो संस्कृत साहित्य जगत में अद्वितीय महत्व रखता है। इसी के आधार पर विश्व के लगभग सभी कथा साहित्यों को का जो है निर्माण किया गया है। पशु कथा साहित्य का निर्माण का आधार पंचतंत्र ही है। तो पंचतंत्र के लेखक है पंडित विष्णु शर्मा, और ये संस्कृत में एक विधा है कथा साहित्य का महनीय ग्रंथ है। पंचतंत्र में 5 तंत्र, तंत्र का मतलब है अध्याय, चैप्टर, क्रम, तो भेद किया गया है। उसमें विषयवार जो इसको पृथक पृथक किया गया। पहला विषय है मित्र लाभ, दूसरा है मित्र भेद, तीसरा है संधि, चौथा है विग्रह और पांचवा है अपरीक्षित कारक, बिना परीक्षण किए गए कारक यानी कार्य करने वाले। तो आपको बिना परीक्षण किए गए कार्य नहीं करने चाहिए, इसका एक वर्ग बताया है और इसमें अनेक कथाओं का संकलन है। यह आपके 20 अंकों का आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रश्नों का क्रम इस प्रकार रहेगा: लघुत्तरात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके 3 आएंगे, प्रत्येक 2-2 अंकों के, कुल 6 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। और व्याख्यात्मक प्रश्न भी 2 आएंगे जो प्रत्येक 7 अंकों के हैं और कुल 14 अंकों के। तो 14 और 6 20 अंकों का यह महनीय ग्रंथ और महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अतः आप इसको अत्यंत सावधानी से, अवधानतापूर्वक पढ़ें, तो आपके कथा साहित्य के संबंध में जो प्रथम परिचय होगा वह आजीवन पर्यंत रहेगा और अन्यान्य कथाओं को जानने का आधार बनेगा। 5वां जो बिंदु है आपके इस कोर्स में वो है निबंध रचना। संस्कृत में आपको निबंध लिखने की प्रक्रिया और जो स्वरूप है उससे अवगत कराना इसका उद्देश्य है कि आपके जो विचार है वो विचार संस्कृत भाषा के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त होते हैं, और ट्रांसलेशन आपको किस रूप में, चूँकि आपकी सबसे स्नातक स्तर की सबसे बड़ी क्लास है, प्रौढ़ क्लास, इस प्रौढ़ क्लास में ये प्रौढ़ता आनी चाहिए कि हम संस्कृत के माध्यम से किसी विषय वस्तु को और अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकें। इसके लिए ये निबंध रचना का विधान आपके कोर्स में रखा गया है। और इसमें कुछ 15 अंकों का ये निबंध होगा और इसमें कुछ शीर्षक दे दिए गए छात्रों की सुविधा के लिए, ताकि वो जान सकें कि किस तरह से हमें निबंध लिखना है। जैसे दिया है संस्कृत भाषा, विद्या, परोपकार, सत्संगति, मम प्रिय कवि, आचार्य, मातृभूमि, भारतीय संस्कृति और स्त्री शिक्षा इत्यादि जो विषय दिए गए हैं, इन्हीं पर संस्कृत में निबंध आएगा। छात्र इसको पहले से ही तैयार करके, इनको समझ करके और अपने अनुवाद प्रक्रिया को सशक्त कर सकते हैं ताकि उसको लिखने में आसानी रहे। निबंध लेखन में आमतौर पर 3 बिंदु सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिसमें जैसे भूमिका या विषय प्रवेश, दूसरा है विषय विवेचन और तथा निष्कर्ष। तो 3 बिंदुओं में इस निबंध रचना को लिखा जा सकता है। इससे छात्रों को आसानी रहेगी और उनको क्या लिखना है किस बिंदु में, यह उनको जानकारी रहेगी। तो इसकी तैयारी छात्र साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ से ही करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण विषयों पर उनको निबंध लिखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उनको एक लेखन की परंपरा का विकास हो सके और किसी भी विषय को लेकर के वो अपने लिखने में समर्थ हो सके। 6वां बिंदु है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण जैसा कि पता है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक जो है वो कारक होता है। तो कारक क्या होता है? क्रिया के आधार पर कर्ता में या कर्म में या करण में जो परिवर्तन होता है उसका कारक होता है। तो इसलिए कारक प्रकरण संस्कृत जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य संरचना के लिए और वाक्यों में जो विभक्ति इत्यादि का निर्धारण करने में। तो इसमें कुछ निर्धारित सूत्र, उनकी व्याख्या करनी है। इसमें एक ही प्रश्न आएगा, निबंधात्मक प्रश्न। 4 प्रश्न आपको करने हैं और 2.5 अंकों के प्रत्येक प्रश्न, तो कुल मिलाकर के 10 अंकों के सूत्र आएंगे जिनकी आपको व्याख्या करनी है। इस प्रकार ये जो पाठ्यक्रम आपके जो संस्कृत पेपर का 3य वर्ष का 2य प्रश्न पत्र है, जो कि आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया है,
तो आप इससे सुपरिचित हुए होंगे। मेरे इस व्याख्यान से आपको लाभ हुआ होगा कि आप जो है संस्कृत विषय के तृतीय वर्ष के द्वितीय पाठ्यक्रम को हृदयंगम कर चुके होंगे। क्यों ये सारी पुस्तकें रखी है आपके कोर्स में, और क्यों ये पढ़ाना चाहिए आपको, इसका जो है सविस्तर वर्णन मैंने किया है। ये निसंदेह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब छात्रों के लिए गृह कार्य जो है के रूप में 6 प्रश्न मैंने दिए हैं। पहला तो जैसे जो मैंने वक्तव्य दिया उसी में से प्रश्न है, रघुवंश 6ठे सर्ग में किसके स्वयंवर का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है स्नातक तृतीय वर्ष में प्रश्नों की कितनी श्रेणियां हैं। तीसरा है विदुर नीति में किसका संवाद है। चौथा रामायण में कौन सा काव्य कहा गया है। पांचवा पंचतंत्र के 5 तत्व कौन कौन से हैं, और निबंध रचना में 3 बिंदु कौन कौन से हैं। आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। आशा है इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर जानते होंगे और आप दे देंगे। आप तुरंत इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके मुझे प्रेषित कर सकते हैं और ऑनलाइन भेज सकते हैं। और कोरोना की इस महामारी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार आप जो है मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को और अपने ये गृह कार्य करें। प्रसन्न रहें और किसी भी प्रकार के अवसाद से मुक्त रहें।